आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ इस वीडियो में आपसे नागालैंड विमेंस रिजर्वेशन इशू के बारे में डिस्कस करूंगा। इस मुद्दे ने नागालैंड की पॉलिटिक्स और सोसाइटी में पिछले 1-2 महीने में काफ़ी उथल पुथल मचा रखी है। और दूसरी बात, इसके संविधान से रिलेटेड जो कुछ डायमेंशंस हैं उसके कारण ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम्स में आने का इसका चांस काफ़ी बढ़ जाता है। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव और टैबलेट कोर्सेज जो कि एसएससी, सीजीएल, रेलवेज और बैंक एग्जाम्स का पूरा स्टैटिक सिलेबस कवर करते हैं, वो उपलब्ध हैं इस नंबर पे, या फिर आप इस वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप डिटेल्स भी इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो ये है भारत के उत्तर पूर्व का एक नक्शा। इसमें आप देखेंगे ये नागालैंड स्टेट है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आपको मुझे बताना है कि कमेंट्स में कि कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं। ओके, जब बात नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट इंडिया की उठी है तो एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेट्स बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं। नागालैंड राज्य की स्थापना साल 1963 में हुई थी, जब असम से नागा हिल्स के इलाकों को सेपरेट कर दिया गया था। और उस वक्त नागालैंड को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया संविधान में। उसके स्पेशल स्टेटस का बेसिस है 5th शेड्यूल और दूसरा आर्टिकल 371A। दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ऐसा इसीलिए दिया गया क्योंकि नागालैंड में कुछ खास कल्चरल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स थे, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी मेनली ट्राइबल थी। और उन ट्राइबल सोसाइटी में जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल ढांचा है गवर्निंग, वो विलेज काउंसिल्स के द्वारा होता था। और उन विलेज काउंसिल्स में जैसे कि समझिए परिवार के या फिर उस गांव के मुखियाओं को अध्यक्ष बना दिया जाता था, या फिर हिल काउंसिल का मेंबर बना दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग तरह का गवर्निंग सिस्टम था, और इसे रखने के लिए, इसे बनाए रखने के लिए ये स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। इस वक्त नागालैंड में डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड नाम का एक गठबंधन है जिसकी सरकार है, इसे DANB कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पार्टी नागा पीपल्स फ्रंट है। चीफ मिनिस्टर का नाम TR जिलियांग है। एक अनोखी बात यह है कि नागालैंड में पिछले साल ऑपोजिशन के सारे मेंबर अपनी पार्टी छोड़ के, कांग्रेस के सभी मेंबर अपनी पार्टी छोड़ के इस नागा पीपल्स फ्रंट को ज्वाइन कर गए, और इसीलिए अब नागालैंड में कोई भी विपक्षी MLA नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। नागालैंड में जैसा कि मैंने आपको बताया ट्राइबल सोसाइटी है मेनली, और इन ट्राइबल सोसाइटीज़ में 18 बड़े ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको मिलाकर एक कॉमन इनकी एपेक्स बॉडी है। इसका नाम, इसे कहते हैं नागा होहो। ठीक है, तो इन 18 संगठनों से मिलकर बनता है नागा होहो। और लगभग सभी स्टेट के बड़े पॉलिटिकल डिसीजंस इस नागा होहो द्वारा लिए जाते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट इनसे बिना कंसल्ट करे कोई बड़ा डिसीजन लेती है तो हमेशा प्रोटेस्ट होते हैं, और लगभग देखा गया है कि नागा पीपल्स फ्रंट इनकी बात मान जाते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के उन एरियाज़ की जिनके कारण ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट, ये पूरा इश्यू उठ कर आया है। सबसे पहला है आर्टिकल 371A। ये एक स्पेशल आर्टिकल है नागालैंड के लिए। बेसिकली ये क्या कहता है, लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, आपको एकदम सिंपल से शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो भारत की पार्लियामेंट का कोई भी कानून नागालैंड पे लागू नहीं होगा अगर वो इनमें से 4 चीज़ों को इफेक्ट करता है। ये 4 चीज़ें क्या है? पहली, कि अगर नागालैंड की कोई भी धार्मिक या फिर सामाजिक परंपरा उससे इफेक्ट होती है। दूसरा, नागा कस्टमरी लॉ यानी कि जो पुराने ज़माने से वहाँ का कानून चला आ रहा है, ट्राइबल कानून, अगर वो किसी तरह से इफेक्ट होता है तो। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस, यानी कि जो वहाँ का जो क्रिमिनल जस्टिस लॉ है, कस्टमरी लॉ, अगर वो भारत के कोई किसी कानून के द्वारा इफेक्ट हो रहा है उस पर तो भी वो लागू नहीं होगा। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। नागा सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि ज़मीन पूरे सोसाइटी की है, पूरे ट्राइब की है, किसी एक आदमी की नहीं है। इसीलिए वहाँ पे लैंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। इनफैक्ट सरकार की भी नहीं है, वहाँ जो ज़मीन है वो सरकार भी उसे ओन नहीं करती है। जो ज़मीन है वो ओन करते हैं ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर आप कह सकते हैं जो नागा होहो को बनाने वाले 18 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर जो छोटी छोटी काउंसिल्स हैं। एक गांव की जो पूरी ज़मीन है वो उसकी लोकल काउंसिल उसे ओन करती है, वो उसकी मालिक है। तो ये ओनरशिप और ट्रांसफ़र के लॉज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनमें से किसी के साथ भी भारत की संविधान का कोई भी कानून छेड़छाड़ करता है तो फिर नागालैंड स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो उसे रिजेक्ट कर दे। हाँ, एक्सेप्ट कर सकता है अगर वहाँ की असेंबली उसे अलाउ कर दे, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर जो नागालैंड सरकार है वो उसे एक्सेप्ट कर ले, तो फिर डेफिनेटली वो अफेक्ट हो सकता है।
दूसरा कानून है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसे कई बार म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही भारत में म्यूनिसिपैलिटीज़ को संवैधानिक ढांचा दिया गया। तो इस संशोधन ने एक नया पार्ट ऐड किया हमारे संविधान में, इसे कहते हैं पार्ट 9A, और एक शेड्यूल ऐड किया जिसे कहते हैं 12th शेड्यूल। दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस अमेंडमेंट एक्ट ने जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, या फिर अब मैं इन्हें कहूँगा अर्बन लोकल बॉडीज़, इन्हें एक संवैधानिक दर्जा दे दिया। और दूसरी बात, अब राज्य सरकारों को ये बिल्कुल ऑब्लिगेटरी हो गया है, उनके लिए ये करना ज़रूरी है कि हर स्टेट में अर्बन लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस हैं वो अब इस कानून के तहत होंगे। इसके जो प्रोविजंस हैं आर्टिकल 243P से स्टार्ट होकर Z तक हैं, तो वो जितने भी कानून जो हैं उनके तहत अब आपको चुनाव करवाना है। ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी है, आप 10 साल में चुनाव करवाइए या 15 साल में करवाइए। पहले ऐसा ही होता था, कई राज्यों में 15-15 साल तक पंचायत या फिर अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन होते ही नहीं थे, लेकिन अब हर 5 साल में करवाना इन्हें ज़रूरी है। तो पूरे मुद्दे का क्रक्स ये है इन दो एक्ट्स का टकराव, यानी कि भारतीय संविधान के इस 1992 म्यूनिसिपैलिटी एक्ट और आर्टिकल 371A के बीच का जो टकराव है वो इस पूरे मुद्दे की जड़ है। अच्छा, आर्टिकल 243T ये उस 74th अमेंडमेंट एक्ट का ही हिस्सा है। ये एक्ट कहता है कि इन अर्बन लोकल बॉडीज़ में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, लेकिन आर्टिकल 243Z ये कहता है कि जो ये सारे कानून हैं ये हम ज़रूरी नहीं है कि आप शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के तहत जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं उनमें लागू करें। अब ये शेड्यूल 5 और 6 के तहत शेड्यूल्ड एरियाज़ क्या हैं? तो देखिए, भारत में जब संविधान हमारा बना था तो उस वक्त कुछ राज्य ऐसे थे जो मेनली ट्राइबल थे। तो वो राज्य जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, इन इलाकों को एक छूट दी गई थी, एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था कि आप पे सारे कानून लागू नहीं होंगे। कुछ जैसे कि देखिए आर्टिकल 371A नागालैंड के लिए है, वैसे ही इनके लिए भी अलग अलग कानून हैं। और बाद में शेड्यूल 5 में अगर इन 4 स्टेट्स के अलावा किसी भी स्टेट में अगर कोई ट्राइबल एरिया है या फिर आदिवासी बहुल इलाका है तो वो शेड्यूल 5 में डाल दिया जाएगा और वहाँ पे भी कुछ अलग तरह के कानून होंगे। तो जैसे नागालैंड जो है वो अब इस शेड्यूल 5 के तहत आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागालैंड है वहाँ पे, शेड्यूल 5 के एरियाज़ कई सारे स्टेट्स में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, जहाँ जहाँ पे भी आदिवासी बहुल इलाका है वहाँ पे ये मौजूद हैं। तो शेड्यूल 5 और 6 के एरियाज़ को इस आर्टिकल 243 से छूट दे दी गई है। तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये इस मुद्दे का क्रक्स है। अब हम बात करेंगे मेट्रियार्कल सोसाइटी की, मातृसत्तात्मक समाज। ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में मेट्रियार्कल सोसाइटी होती है। आमतौर पर आप किसी से भी बात करें तो वो ऐसा ही कहते हैं कि अरे नहीं, वुमेंस एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे मेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो देखिए, ऐसा सारी नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स में नहीं है। कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा मेट्रियार्कल है, जैसे कि मेघालय में, लेकिन नागालैंड जो है वो मेट्रियार्कल नहीं है, याद रखिएगा। हालांकि वहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में सबसे अच्छी है और जॉब्स में और हायर एजुकेशन में भी महिलाओं का जो दर्जा है काफ़ी अच्छा है, पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू, इनहेरिटेंस राइट नहीं मिलते हैं महिलाओं को। इनहेरिटेंस राइट का क्या मतलब है? यानी कि प्रॉपर्टी एक पिता से बेटे को ट्रांसफ़र होगी, बेटी को ट्रांसफ़र कभी नहीं होगी। और दूसरी बात, जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ है, यानी कि वो जो ट्राइबल बॉडीज़ थी, उनमें महिलाओं को किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। किसी भी काउंसिल में, किसी भी नगा हो में कोई भी महिला मेंबर नहीं है, इसीलिए वो रिप्रेजेंटेड नहीं है अच्छे से। यानी कि आप देख सकते हैं कि उन्हें वैसे तो काफ़ी अधिकार मौजूद हैं और नागालैंड में क्राइम अगेंस्ट वुमेन काफ़ी कम है, दूसरे राज्यों से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। दूसरे राज्यों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह के इनहेरिटेंस राइट्स नहीं हैं। अब हम बात करेंगे इस मुद्दे की, जो ये करंट इशू है, जो करंटली ट्रबल्स स्टार्ट हुए हैं। तो नागालैंड में आज दिन तक कोई भी महिला एमएलए नहीं चुनी गई है, सन 1963 से लेकर आज तक। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए, नगा मदर्स एसोसिएशन नाम का एक संगठन है, इसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी कि 33% जो आरक्षण है उसे लागू किया जाए, जैसा कि भारत के दूसरे सभी राज्यों में हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सन 2016 में लगभग सितंबर या अक्टूबर में इनके फेवर में फ़ैसला दिया और इसीलिए नागालैंड की जो सरकार है, कैबिनेट है, उसने डिसाइड किया कि अब हम चुनाव करवाएंगे और ये जो चुनाव होगा ये इसी 33% आरक्षण के तहत होगा, यानी कि अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा।
जैसे ही ये बात उठी, नागालैंड में अलग अलग जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, रैलीज़ बुलानी शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कई जगह उन्होंने रोड जाम कर दी, चक्का जाम किया। तो ये प्रोटेस्ट जो हैं ये दिसंबर जनवरी में शुरू हो गए थे, और इन बॉडीज़ ने, इन ट्राइबल बॉडीज़ ने कई महिला उम्मीदवारों पे ये दबाव बनाया कि आप अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लें, आप अपना नामांकन वापस ले लें। तो ये सब जब चल रहा था तो 30 जनवरी को जब प्रोटेस्ट काफ़ी बढ़ते गए 26 जनवरी को नागा होहो ने ये धमकी दी थी कि हम पूरे नागालैंड में स्ट्राइक करेंगे। तो फाइनली 30 जनवरी को चीफ मिनिस्टर TR ज़िलियांग मान गए। उन्होंने कहा कि जो 1 फरवरी को चुनाव होने वाला है उसे मैं 2 महीने पोस्टपोन हम करने को तैयार हैं। लेकिन 31 जनवरी को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, जो वो नगा मदर्स एसोसिएशन है वो हाई कोर्ट चला गया था इस सरकार के इस फैसले के खिलाफ, और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इलेक्शंस तो आपको करवाने ही पड़ेंगे टाइम पे। ध्यान रखिए कि नागालैंड का अपना हाई कोर्ट नहीं है। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो कि असम में स्थित है, वो 4 राज्यों पे उसका जुरिस्डिक्शन है। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिज़ोरम। ओके, तो ये 4 स्टेट्स हैं, इनका एक ही हाई कोर्ट है, वो है गुवाहाटी। हालांकि कोहिमा में बेंच है हाई कोर्ट की, कोहिमा बेंच है, लेकिन हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट कहलाता है। आपको ये याद होना चाहिए भारत में कहाँ कहाँ पे जॉइंट हाई कोर्ट्स हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो 1 फरवरी को 12 म्यूनसिपैलिटीज़ में चुनाव हुए, और इसके तुरंत बाद कई जगह हिंसक घटनाएं शुरू हुई, और इस हिंसा के कारण सरकार ने इन चुनावों को रद्द कर दिया। और 1 फरवरी से लेकर लगभग 4 फरवरी तक काफ़ी हिंसा हुई। कई सारे सरकारी ऑफिसेस को लोगों ने आग लगा दी, कई सारे सरकारी वाहनों को आग लगा दिया गया, और कई रिकॉर्ड्स नष्ट हो गए, और 3 लोगों की मौत भी हुई इन प्रोटेस्ट में जब पुलिस ने इन पे फायरिंग करी। तो उस फायरिंग के खिलाफ फिर से और प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि सरकार ने हमारे लोगों को कैसे मार दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये नगा ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इस मुद्दे के खिलाफ क्यों हैं, इनके ऑपोजिशन का कारण क्या है। तो देखिए, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग ट्राइबल लीडर्स के। पहला ये कि ये तो बहुत ही बेतुका सा स्टेटमेंट था कि रिजर्वेशन फॉर वुमेन विल एनकरेज इंस्टेबिलिटी एंड करप्शन इन आवर सोसाइटी, यानी कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और समाज में स्थिरता कम हो जाएगी अगर महिलाएं इन अर्बन लोकल बॉडीज़ में आ गई। दूसरा एक स्टेटमेंट जो कि ज़्यादातर सभी नेताओं का या फिर ज़्यादातर सारे बॉडीज़ का कहना है, वो ये है कि ये हमारे पारंपरिक लॉज के खिलाफ है, हमारे जो पारंपरिक हमारे रीति रिवाज हैं उनके ये खिलाफ है। नगा कल्चर और कस्टम साफ तौर पे कहता है कि महिलाएं ज़मीन की मालिक नहीं हो सकती, और इसीलिए उन्हें किसी तरह का इनहेरिटेंस ऑफ लैंड नहीं मिलेगा। और देखिए, ओनरशिप और ये इलेक्शन थोड़ा सा जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्यों? क्योंकि जो भी इस लोकल बॉडी में चुनकर जाएगा वो एक तरह से उस एरिया का वो उस एरिया का लेजिस्लेटिव हेड है, और इसलिए उसके पास कुछ पावर हैं, यानी कि उसके पास ज़मीन से रिलेटेड कुछ पावर्स आ जाएंगी। तो महिलाओं के पास ज़मीन से रिलेटेड पावर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमारे नगा कस्टमरी लॉज ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए ये मुद्दा थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो इन्होंने क्या प्रपोजल दिया कि हम महिलाओं को इलेक्शन नहीं करवाए, हम इन्हें नॉमिनेट करेंगे, हम इन्हें मनोनीत करेंगे, और ये जो मनोनीत करे हुए महिलाओं की जो संख्या है ये लोकल बॉडीज़ में 40% तक हो सकती है। यानी कि उन्होंने कहा कि आप चुनाव से तो 33 दे रहे हैं, हम आपको 40% देते हैं, लेकिन चुनाव नहीं होंगे, ये हम हमारी मर्जी से कॉमन कंसेंसस बनाकर मनोनीत करेंगे। और इन महिलाओं को चेयरपर्सन बनने की भी आज़ादी होगी, यानी कि आप एक बार चुनकर चले गए किसी भी म्यूनसिपैलिटी के मेंबर में, और फिर आप वहाँ पे चेयरपर्सन भी बन सकते हैं। लेकिन महिला संगठनों ने इस बात को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए नॉमिनेशन तो आप चाहे जिसका कर सकते हैं। जो ट्राइबल बॉडीज़ के जो एल्डर्स हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो उन्हें अपने मर्जी के कैंडिडेट्स को इसमें नॉमिनेट कर देंगे। ठीक है, एक बात और आपको समझनी ज़रूरी है, नगा सोसाइटी में एक तरह का भय है कि अगर ये 1993 का एक्ट पूरी तरह से लागू कर दिया गया तो हमारी ज़मीनों पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि जो हमारी ट्राइबल लैंड्स हैं, ट्रेडिशनल ट्राइबल लैंड्स हैं, उनकी ओनरशिप हमारे पास थी, अब वो शिफ्ट होकर किसके पास चली जाएगी? उन अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास, म्यूनसिपैलिटी के पास। और उस म्यूनसिपैलिटी के पास ये अधिकार होगा कि वो अलग अलग तरह के टैक्सेशन लाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंडरलाइंग कॉज है, आपको ये समझना होगा। दूसरी चीज़, अभी वहाँ पे ऐसे रूल्स हैं कि मोस्टली सारी सीट्स ट्राइबल लोगों के लिए रिजर्व्ड है, और होनी भी चाहिए क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन ट्राइबल है। लेकिन ऐसा कानून आ सकता है फ्यूचर में जिसके तहत नॉन ट्राइबल लोगों के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी जाएं, तो इससे भी उनको प्रॉब्लम है।
दूसरी ओर सरकार का क्या कहना है, टी आर ज़ेलियांग और जो ये संगठन है जो इस कोटा के लिए लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि विमेंस एम्पावरमेंट जो है वो नगा सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमारी सोसाइटी भारत के दूसरे हिस्सों से काफ़ी कम पेट्रियार्कल है, लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत है। दूसरी बात, टी आर ज़ेलियांग ने ये बात कही थी कि नगा सोसाइटी में पहले शहर तो होते ही नहीं थे, हमारी सोसाइटी तो गाँव में बेस्ड थी, तो ये टाउन्स और सिटीज़ का कॉन्सेप्ट ही हमारे लिए नया है। तो इसमें कस्टमरी लॉ की बात कहाँ से आई? जब ये कॉन्सेप्ट ही नया है तो फिर ये हमारे पुराने लॉज के खिलाफ कैसे हो सकता है? और आखिरी चीज़, सरकार ने ये कहा कि हम 25% रिजर्वेशन विलेज डेवलपमेंट बोर्ड्स में पहले ही दे चुके हैं महिलाओं को। ठीक है, ये विलेज डेवलपमेंट बोर्ड जो हैं ये पंचायत से थोड़ा सा अलग है। देखिए, पंचायत जो होती है वो तो चुनकर आती है, तो वो लेजिस्लेटिव आर्म है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट बोर्ड हैं ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव पावर होती है विलेज डेवलपमेंट बोर्ड के पास, और सारा जो पैसा है गाँवों के लिए जो जाता है वो इसी बोर्ड के तहत जाता है। और वहाँ पे 1977 से ये 25% रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को। तो सरकार का कहना है कि जब हम वहाँ भी 1/4 दे चुके हैं तो क्यों ना शहरों में भी दे दिया जाए। और फाइनली सबसे बड़ी बात, भारत का संविधान ऐसा कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है 74वें संशोधन के तहत कि हमें 33% आरक्षण देना ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं फेवर में। इसमें आगे का रास्ता क्या है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? तो देखिए, नगा समाज नो डाउट बहुत ही इक्वालिटी शो करता है और महिलाओं को आगे बढ़ चढ़कर समाज में, पढ़ाई में, नौकरियों में हिस्सा लेने दिया जाता है। लेकिन नगा समाज का भी ये दायित्व बनता है कि वो अपने आप इस तरह के रूल्स लाएं कि नगा महिलाएं डिसीजन मेकिंग पोजीशन में आ सकें। बाहर से कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये डिसीजन खुद नगा सोसाइटी को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समय के साथ कस्टमरी लॉज में बदलाव आना ज़रूरी है। दुनिया में कोई कानून ऐसा नहीं है जो हमेशा से चलता आ रहा है। हर कानून में, हर समाज में कोई ना कोई चेंजेस वक्त के साथ आते रहे हैं, और ये नगा सोसाइटी पे अब पूरी तरह से ओनस है, उन पे ये दबाव है कि वो अपने लॉज को थोड़ा सा चेंज करें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं उनके साथ ऑटोमेटिकली एक हार्मनी बन जाएगी, यानी कि दोनों के बीच में टकराव नहीं रहेगा। तो अगर नागा कस्टमरी लॉज में थोड़ा सा भी बदलाव कर दिया जाता है और महिलाओं को नागा काउंसिल्स में जगह दे दी जाती है तो धीरे धीरे ये मुद्दा सॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हम और इस तरह के वीडियोज़ आपको ला सकें, हमें इसमें मदद मिलेगी। एंड प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।